मौलिक अधिकार, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 के अनुसार जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। एक मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में हुआ था के द्वारा संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 एवं 19 क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। यानी कि ये जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1978 में हुआ था उसमें संपत्ति के अधिकार को जो कि अनुच्छेद 31 एवं 19 क में था को मौलिक अधिकार से की सूची से हटाकर अब इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है अनुच्छेद 300 ए में। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष थे उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी और उसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। यहाँ देखते हैं मौलिक अधिकार। पहला है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 में मेंशन है। समता या समानता का अधिकार एक एक करके देखते हैं। इनमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। नोट: भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल अधिकार में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 है। अनुच्छेद 19 F, अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था के द्वारा हटा दिया गया है। अब 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि इस तरीके से है। पहला, अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता, ए में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने
और बसने की स्वतंत्रता। अपवाद था जम्मू कश्मीर, अब नहीं है। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो पहले में है 19A में बोलने की स्वतंत्रता, बी में है शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में है आवागमन की स्वतंत्रता देश के किसी भी क्षेत्र में। 19E में है निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। 19G में है व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A में ही दिया गया है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 21 क राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। 86वां संशोधन 2002। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ। पहला, निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ।
दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मीसा MISA 44वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1979 को हुआ, इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया है। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। पांचवा, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोध कानून टाडा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। छठा, पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। नोट, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24, इसमें है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। नोट, वर्तमान में 6 समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
अनुच्छेद 30, यहाँ मैच द फॉलोइंग आता है ऐसे। अनुच्छेद 30 को मैच कराना होगा कि किसके किसके साथ में वो मैच करेगा, लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर होगा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश यानी कि रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश मैंडेमस और तीसरा है प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सरशेय राय, अधिकार परीक्षा लेख क्यो वारंटो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख, यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन। लोकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 ईस्वी द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। अगला है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है।
इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया।